नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को राहत दे दी। विधायक की अयोग्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर को नोटिस दे दिया गया है। अब ये मामला लंबित हो गया। कानूनी तौर पे विधानसभा के स्पीकर अब पायलट के सभी विधायकों पर किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं कर सकते हैं। वहीं पायलट गुट की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए जाने की बात की थी। बहरहाल हाईकोर्ट के इस आदेश के आने के बाद राजस्थान का सियासी घमासान तेज हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है, हाई कोर्ट्स भी उसको किनारे रख देती है। अभी केओटो होलोन का फैसला है, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक स्पीकर साहब किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं करते, तब तक कोई भी कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं ले सकती। कोई भी कोर्ट इस पे ऑर्डर नहीं कर सकती। क्यों नहीं ऑर्डर कर सकती? कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक स्पीकर साहब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं करते, दोज प्रोसीडिंग्स आर प्रोसीडिंग्स विद इन द हाउस। मतलब कि वो कार्रवाई वो असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, वो असेंबली के बाहर की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। और क्योंकि असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, इसका मतलब यह है कि कोई इसमें कोर्ट दखल अंदाज नहीं कर सकता। ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हाई कोर्ट में बैठकर किसी जज को यह कह देना कि स्पीकर साहब आप कार्रवाई नहीं करोगे, तो ये लोकतंत्र की एक नई परिभाषा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहे, जितने भी जज कहें, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम खुद अपने फैसले करेंगे, प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं। तो फिर हम वकील वहां काहे को बहस करें? अभी अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फैसला नहीं मानना, तो काहे को वकील बहस करें? राजस्थान हाईकोर्ट से इस बीच एक नई खबर आ रही है। बसपा के विधायकों के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने अदालत में एक याचिका दायर की है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस समय दिलावर ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के समक्ष भी इस मामले में याचिका दायर की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें इजाजत दे दी थी। राजस्थान से ही अगली खबर है। ऑडियो टेप कांड में शामिल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो एसओजी उन्हें ढूंढ रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक क्रेडिट सोसाइटी के मामले में उन पर कोर्ट ने मुकदमा दायर करने के लिए कह दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कल जयपुर की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध 884 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दिए। संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तहत हुए इस बहुचर्चित घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके सहयोगियों की भूमिका बड़ी चौंका देने वाली। कुल 2,14,472 निवेशकों का 884 करोड़ रुपए का निवेश जून 2019 तक हुआ है इस सोसाइटी में। 1 जून 2019 के बाद इस सोसाइटी ने किसी भी निवेशक को राशि परिपक्व हो जाने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया। प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट हो जाता है कि फर्जी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए नकद आहरण कर दिया जाता। कोई लाखों की बात नहीं है, कोई 1-8 करोड़ नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपए फर्जी तरीके से आप ऋण नकद दे देते हैं। उक्त मामला बड़ा गंभीर इसलिए है कि गजेंद्र सिंह जी
ना केवल इस सरकार के राजस्थान में एक चेहरे बना दिए गए हैं, चेहरा बन गए हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और राजस्थान में अपने पद और रसूख का दुरुपयोग करते हुए वो कुछ भी कर दें, निवेशकों के हितों के साथ कुठाराघात भी कर लें तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई मामला नहीं बनाया जाता। न ईडी को उनका पता मालूम पड़ता है, भूल जाते हैं उनका एड्रेस, न सीबीआई को उनका पता मालूम है, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनका पता मालूम है, न जो वित्तीय अनियमितताओं की एजेंसीज हैं और एसएफआईओज हैं, न उनको इनका पता मालूम। गजेंद्र सिंह शेखावत हैज नो एड्रेस फॉर दीज एजेंसीज। कांग्रेस पार्टी आज आपके माध्यम से यह मांग करती है कि इस 884 करोड़ रुपए के संजीवनी घोटाले में शामिल केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा तुरंत लिया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि 15 अगस्त तक न तो छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित किया जाएगा और न ही ऑनलाइन परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। आदेश ये भी है कि 112 स्कूलों में से सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस बिना किसी शर्त के 15 अगस्त 2020 तक चलाते रहेंगे। अदालत ने कहा है कि 112 स्कूलों को अगली सुनवाई में अपने प्रतिनिधि भेजने की स्वतंत्रता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें सभी कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि में वेतन दिया है, ये उन्हें अदालत को बताना होगा और दिया भी है तो कितना वेतन दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों को फीस पर कितनी छूट दे रहे हैं, ये भी अदालत को बताना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये कदम उठाना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता साकेत गोखले ने ये भी इंगित किया कि अनलॉक 2 की दिशा निर्देश के अंतर्गत ये नियम का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ता गोखले ने बताया कि जहां एक ओर कोरोना का तांडव पूरे देश में जारी है, वहीं ऐसे समय में मंदिर का भूमि पूजन अनुचित होगा। राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे भूमि पूजन का रास्ता अब साफ हो गया है। असम की जेलों में कोरोना के बढ़ते मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को ये निर्देश दिया है कि वह जेल में बंद सभी कैदियों का सबसे अच्छा इलाज उपलब्ध कराएं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य भर के सभी कैदियों का परीक्षण करने और उनके अनुसार परिणामों को अदालत में सूचित करने का निर्देश भी दिया गया है। अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि असम राज्य की जेलों में गंभीर स्थिति के मद्देनजर न्यायालय को इस मामले में दखल देना जरूरी लग रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गैंग रेप के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी में यह कहा गया था कि पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं करती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएनए रिपोर्ट मैच से कोई भी अपराध में शामिल होने का आधार नहीं बनता है, इसलिए ये याचिका खारिज कर दी गई। अब आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।